नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इतिहास का मास्टर टेस्ट सीरीज है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का यह मास्टर टेस्ट सीरीज है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो भी हिस्ट्री के परफेक्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट फैक्ट है, वह टेस्ट सीरीज के रूप में आप लोग को दे रहा हूं। और यह मास्टर टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। ठीक है। वैसे यह क्रम से, अगर वीडियो के क्रम से देखा जाए तो टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। वैसे यह जो पीडीएफ है यह 2 है। लेक्चर्स, यह जो टेस्ट सीरीज है जो वीडियो में दिए फॉर्मेट में दिया जा रहा है वह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, जो भी लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है और यहाँ पर भी है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए। और विशेष रूप से अभी जो कोर्स यह आपका चल रहा है बीपीएससी पीजीटी और डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी के चल रहा है। डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी का यह कंप्लीट कोर्स है 1499 रुपए का, जो टीआरई 3 के लिए भी है, टीआरई 4 के लिए भी है। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, जो भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इस कंप्लीट कोर्स में आप लोग को पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, उसके नोट्स मिलेंगे और कंप्लीट क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारा हर सीरीज का, हर क्लास का, हर चैप्टर का आपको नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है। जो भी लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स और लेक्चर्स वीडियो के अलग नोट्स मिलेंगे और चैप्टर वाइज सारा नोट्स मिलेगा और चैप्टर वाइज सारा टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कंप्लीट मैं करा चुका हूं और उसको जो भी पेड वाले मेंबर हैं उनको मिल जाएगा। और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देने के बाद यह आप लोग को मास्टर जो टेस्ट सीरीज मिलेगी उसमें आप लोग का 2500 क्वेश्चन होगा। 2500 करीब। ठीक है, आप समझ लीजिए। ठीक है, लगभग 2500 क्वेश्चन आपके मास्टर टेस्ट सीरीज में होंगे और उसके बाद चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज होगी उसके क्वेश्चन आपके अलग होंगे। तो कुल मिला के आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। तो आइए आज टेस्ट सीरीज संख्या 4 हम लोग देख लेते हैं, मास्टर टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, ये आपको बताना है कि इस हिसाब से कौन सही है, यही आपको बताना है। ठीक है, यहां से चूज कर लेते हैं कलर। देखिए, पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तो वायसराय कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, थोड़ा टेक्निकली मिस्टेक है इसलिए मैं सही तरीके से लिख नहीं पा रहा हूँ। 16वीं सदी की दूसरा क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका सही है, पहला पहला। फिर दूसरा है, 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस में स्थित होर्मुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र पर कब्जा कर लिया। यह भी आपका बातें सही है। 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। तीसरा देखिएगा, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। यह बात सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 सही है और 2 सही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 एंड 2 विकल्प ए जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। तब उस समय कौन वायसराय था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इस समय फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक और इंडोनेशिया की स्पाइस आइलैंड्स तक एशिया के पूरे समुद्र पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया था। पुर्तगालियों ने भारत के तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। चूंकि दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था इसलिए मुगलों की ताकत का सामना उनको नहीं करना पड़ा। तो दक्षिण भारत में कुछ ही जगहों पर मुगलों का आधिपत्य था। ठीक है, और उसके बाद ज्यादा अधिपत्य था नहीं मुगलों का दक्षिण भारत पर। प्रश्न 2 देखिएगा, 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसे व्यापारिक देशों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया। यह बातें आपकी बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। बी देखिएगा, इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया। इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया। भैया, इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार नहीं, डचों का अधिकार स्थापित हुआ था। ठीक है, तो यह बातें गलत है। सी देखिएगा, भारत, श्रीलंका और मलाया के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया। ये बातें सही है। तो 1 भी सही है आपका और सी भी सही है।
ठीक है, 1 और सी दोनों सही है। मतलब कौन सा कथन असत्य बोल रहा है ना, असत्य, तो आपका यही आपका बी कथन आपका असत्य हो जाएगा, बी। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसी उभरती हुई व्यापारिक शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेन और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। मैंने आपको शुरुआत में ही आपको बताया था कि स्पेन और पुर्तगाल ही वह देश थे जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता की शुरुआत की थी। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल ने ही और नए नए भूमार्ग और जलमार्ग की खोज करते थे, और जो भी गरीब देश मिलता था, जो भी कमजोर देश मिलता था, उसको अपना उपनिवेश बना लेते थे। तो बाकी जो यूरोपीय देश थे उन्होंने इस एकाधिकार के खिलाफ संघर्ष किया था। ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इंडोनेशिया पर देखिए डच व्यापारियों का अधिकार था, इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं थी, बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, यहाँ जहाँ मसाले क्या होते थे, खूब पैदा होते थे। भारत, श्रीलंका, मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। प्रश्न 4 देखिएगा, देखिए इसी तरह से मैं देखिए मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक का हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज में दे रहा हूँ। क्लास 6 से लेकर 12 तक की हर चैप्टर की मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, और वह तो टेस्ट सीरीज है, और यह मास्टर टेस्ट सीरीज है जो एनसीईआरटी की ही है। और इस सीरीज में आपको क्वेश्चन का जो संख्या होगा वो 2500 का होगा। ठीक है, 2500। ठीक है, तो यह इतना करीब क्वेश्चन होगा मास्टर टेस्ट सीरीज में। तो देखिए भैया मैं आपको बताता हूँ, पूरी तैयारी आपकी होगी, बेजोड़ तैयारी होगी, और मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ, जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, टीआरई 3 और टीआरई 4 अगर ना निकला तो पैसा वापस कर दूंगा। ये आदमी यह विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये 100% फॉलो करेंगे तब, ठीक है, आप लापरवाही करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, और पिछली बार टीआरई 1 और टीआरई 2 में हमारे संस्थान ने परचम लहराया है, 100% रिजल्ट रहे हैं। ठीक है, बिहार स्टेट वाला में जितना लोगों ने हमारे वहाँ एडमिशन लिया था, सब के सब, कोई एक सिंगल बंदा नहीं है जो आप कह सकता है कि उसने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से मटेरियल लिया, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से में दाखिला लिया और वह असफल रह गया हो। यह बात है ऑन रिकॉर्ड, मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा? तो यह 1615 में आया कौन था? कैप्टन हॉकिंस महोदय तो 1608 में आए थे, यह तो थे नहीं। कौन आया था? तो 1615 में आया था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, विकल्प बी जो है आपका सही है। थोड़ा हाथ में चोट लगा है जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और इसीलिए 4-5 दिन आपको लोग का लेट भी हुआ, थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाना जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई थी। इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे ही क्या है? इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। और कंपनी कौन थी? मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स जो बनी थी 1599 में बनी थी, और इसी कंपनी के थ्रू आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था इसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान मिलने के बाद पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा मिल गई। इस समय व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज इस छूट से संतुष्ट नहीं थे और 1615 में सर टॉमस रो मुगल दरबार पहुंचा था। टॉमस रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला शाही फरमान जारी कराने में सफल हो गया। प्रश्न 5 देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। एनसीईआरटी बहुत सारे लोगों के लिए उबाऊ होता है, बहुत सारे लोगों के लिए और पठनीय होता है। लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ लेते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, समझ लेते हैं तो वहां से क्वेश्चन कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट आप लोगों के लिए सब कुछ आसान करने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग का सपना बीपीएससी टीआरई है, टीआरई 3 है, टीआरई 4 है, टीजीटी पीजीटी है, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी है, तो आप बिल्कुल अभी और इसी समय आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया था? तो भैया किस स्थान पर स्थापित किया था? तो सूरत में 1608 में सूरत में स्थापित किया था पहली फैक्ट्री। लेकिन पहली फैक्ट्री पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई पुर्तगालियों के विरोध के कारण, इसलिए 1613 में इन्होंने फैक्ट्री को फिर से शुरुआत किया था। 1613 में शुरुआत किया था। ठीक है, और मछलीपट्टनम में कब शुरुआत किया था? 1611 में। लेकिन यहाँ पर पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया, यह बात हो रही है, तो सूरत होगा। ठीक है, 16 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी
को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में फैक्ट्री खोली थी। 1608 में खोली थी और उसी समय कैप्टन हॉकिंस आया था, फैक्ट्री खोलने में सफल हो गया, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण अंततः वह लोग फैक्ट्री तो बनाए लेकिन वहां से काम शुरू नहीं कर पाए। अंततः उन लोगों ने 1611 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री खोला, 1612 में स्वाली का युद्ध लड़ा, पुर्तगालियों का रगड़ दिया बढ़िया से, तब 1613 में फिर से शुरुआत किया, रीओपनिंग किया था सूरत में, ठीक है, 1613 में, लेकिन शुरुआत 1608 से किया, इसलिए 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री माना जाता है, ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अंग्रेजों ने बंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। अरे भैया, अंग्रेजों ने बंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था, अरे पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। पुर्तगाली राजकुमारी ही तो थी कैथरीन ब्रिगेंजा, जिनका चार्ल्स के साथ विवाह हुआ था, बंबई मतलब अंग्रेजों के राजकुमार चार्ल्स से, ठीक है। तो फ्रांसीसियों से नहीं, पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, ये विचार बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिएगा, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। सही है क्या? दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री तो उन्होंने सूरत में स्थापित की थी ना। अगर मछलीपट्टनम भी मान लिया है तो मछलीपट्टनम को भी माना जा सकता है, लेकिन कोचीन में तो स्थापित नहीं की अंग्रेजों ने, तो ये भी बात है बिल्कुल गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है ना, तो न तो एक सही है न तो दो सही है, मतलब विकल्प डी, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या स्टेशनरी की जान है, ध्यान में रखिएगा। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी किया था, तो पुर्तगालियों ने उसे बंबई का द्वीप दहेज में दे दिया। भैया उनके बाप का था का बंबई, कि बंबई को दहेज में दिया? अरे यार बिल्कुल कह सकते हैं उनके बाप का ही था, तभी तो बंबई को दहेज में दे दिया पुर्तगालियों ने। हाँ, क्या कहा जा सकता है, ठीक है। बंबई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? 1611 में मछलीपट्टनम में खोली थी, ठीक है। 1608 में सूरत में खुला था, ठीक है, 1608 में सूरत में खुला था, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। अंततः 1611 में मछलीपट्टनम में खोला, फिर 1608 में 1608 वाले जो सूरत वाला जो फैक्ट्री था उसको रीओपनिंग किया था 1613 में, ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, 1686 में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? अरे औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान, उसको पसंद नहीं था अंग्रेजों का इस तरह से बर्ताव, उसको पसंद नहीं था, ठीक है। और वह चिढ़ा हुआ था, अंग्रेजों की बहुत सारी मिशनरियों से भी चिढ़ा हुआ था और बहुत सारे अंग्रेजों की शिकायतें आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष, अंग्रेज अधिकारियों का मुगल दरबार के षड्यंत्र में शामिल होना, ये या फिर प्रमुख कारण पूछ रहा है तो अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना, यही सही है, ठीक है, सी। इसी से अंग्रेज चिढ़ा हुआ था और उसने चाइल्ड नाम का एक गवर्नर था, चाइल्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसको हुगली से भगा दिया था, इसने औरंगजेब ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके भारतीय राजस्व को प्राप्त करने और इस देश को इसी के साधनों से जीतने का प्रयास किया। इसी क्रम में 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तब दोनों के बीच में शत्रुता की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने स्थिति को गलत समझा और मुगलों की शक्ति को कम करके यहाँ का, ठीक है। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा, उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया। अरे यार सर, उस समय सर जॉन चाइल्ड नाम का एक अंग्रेज था, उसको खदेड़ दिया गया था, ठीक है, हुगली का गवर्नर था। उन्हें गंगा नदी के मुहाने पर एक द्वीप में जाकर शरण लेनी पड़ी, जहां जो बीमारी का गढ़ था, मतलब एक ऐसे द्वीप में जाकर शरण लेनी पड़ी अंग्रेजों को, अंग्रेज अधिकारी को, कर्मचारियों को, जो बीमारी का गढ़ था, ठीक है, क्योंकि उन्हें खदेड़ दिया गया था हुगली से। प्रश्न 8 देखिएगा, प्रश्न 8, 16वीं और 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आप लोग को। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। बिल्कुल, फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, भैया उत्पादन नहीं होता था। फैक्ट्री का मतलब आज की फैक्ट्री से नहीं है। आज हम लोग फैक्ट्री उस जगह को बोलते हैं जहां कोई नई चीजें बनती हैं, ठीक है, जहां कोई नई चीजें बनती हैं। लेकिन अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी वह किसी वस्तु का वहां उत्पादन नहीं होता था, वहां आयात करने वाली चीजें और निर्यात करने वाली चीजें, जैसे निर्यात करने वाली चीजों को रखा जाता था और आयात करने वाली चीजों को रखा जाता था, ठीक है। मतलब वो आदान प्रदान का अड्डा था एक तरह से, ठीक है। तो ये बातें सही नहीं है। दूसरा देखिएगा, इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किला बनाया था, यह बात है सही। तो कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो केवल टू विकल्प बी जो है आपका, ये आपका सही, केवल विकल्प बी।
व्याख्या देख लीजिएगा। पहला कथन सत्य है, 16वीं 17वीं सदी में कंपनी की कोई भी फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसा होता था, जिसके अंदर गोदाम होते थे, दफ्तर होते थे और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। इन फैक्ट्री में उत्पादन का कोई कार्य नहीं होता था। दूसरा कथन सत्य है, 1639 में मद्रास के राजा से अंग्रेजों ने पट्टा ले लिया। ठीक है, राजा ने इस जगह को किलेबंद करने और उनका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति की शर्त पर दी थी कि मद्रास बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को मिलेगा। ठीक है, आधा भाग राजा को मिलेगा, जो भी बंदरगाह से जो भी धन प्राप्त होगा, चुंगी प्राप्त होगी, उसका आधा भाग कौन लेगा? राजा लेगा। और इसी आधार पर उनको वहां पर किलेबंदी करने का अधिकार मिला था। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया, इसका नाम क्या रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। प्रश्न 9 देखिएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार एवं अंग्रेजों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया। क्या सही है? हाँ बिल्कुल, ये बात है, सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। भैया स्वतंत्र नहीं थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी और जो फ्रांस की सरकार की अधिपत्य में थी, फ्रांस की सरकार के नियंत्रण में थी। तो ये बात है तो गलत है। कौन सा कथन असत्य है? तो यही बात है, असत्य है। बाकी सी और डी दोनों सत्य हैं। देख लेते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम पर थी। ये बात है, सही है। डुप्ले बहुत बढ़िया और एक योग्य गवर्नर था फ्रांसीसियों के लिए। इन वांडिवास युद्ध के बाद हुई पेरिस के संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापारिक केंद्र के रूप में काम कर सकते थे, न तो वे अपनी फैक्ट्रियों में किलेबंदी कर सकते थे और न ही वह सैनिक रख सकते थे। ये भी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? यही जो बोल रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। स्वतंत्र नहीं थी, यह एक गवर्नमेंट कंपनी थी और फ्रांस की सरकार के नियंत्रण में थी। देख लेते हैं व्याख्या इसका। दूसरा कथन गलत है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो अनुदान, कर्ज और दूसरी सुविधाएं देकर उनकी सहायता करती थी। फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। प्रश्न 10 देखिएगा। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? तो प्लासी के युद्ध से। विकल्प सी, प्लासी के युद्ध से माना जाता है। व्याख्या देख लीजिएगा। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी युद्ध से माना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्या कर दिया? हरा दिया था इस युद्ध में। ठीक है, तो ये था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, मास्टर टेस्ट सीरीज, हिस्ट्री मास्टर टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी और टीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी का मैं हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, पीपीटी नोट्स भी दूंगा, लेक्चर्स वीडियो दूंगा, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स दूंगा, आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज दूंगा और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज दूंगा। और मैं पूरी दावे और यकीन के साथ बोल दूं, अगर आप लोग इतना देख कर लिए तो बिल्कुल परीक्षा हाल में बेहतरीन प्रदर्शन आप करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग।